सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले मेरे दोस्त पर वक्त जरूर बदलता है। और अगर आपका वक्त भी नहीं बदल रहा है तो मायूस मत हो मेरे बंदे, तेरा वजूद इतना भी छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। बस दोस्तों, अगर आप स्ट्रगल दबा करके करेंगे, अगर आप मेहनत दबा करके करेंगे ना, तो आपका जो वक्त है वो जरूर बदलेगा। देखिए, मैं आपके लिए आज लेकर आ चुका हूं आरआरबी एलपी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें आज भी हम कुछ अलग करने वाले हैं। और इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। हर क्वेश्चन देखिए बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मिर्च मसाला के साथ मैं क्वेश्चनों का कंटेंट लेकर के आया हूं। बस आप दिल लगा करके देखिएगा, है ना। बस आपको क्या करना है, दिल लगा करके इस क्लास को देखना है। और जितने भी विद्यार्थी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, है ना, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सभी से मुझे बेहद प्यार है ना। कितना प्यारा चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा। कितना प्यारा चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं तू चांद का टुकड़ा है, पर मैं कहता हूं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। बस दोस्तों, दिल लगा कर इस वीडियो को देखिएगा, मन से देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। किसी ग्रिड को तुल्यकालित करने के लिए जो फेज एंगल का मान होता है उसकी अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए, है ना। क्या वो 100%, क्या वो 100 डिग्री है, क्या वो 50, क्या वो 20, क्या वो 10, है ना। तो ये आपके लिए देखिए एक याद रखने वाली डाटा है, ये आपके लिए एक याद रखने वाली डाटा है। इसको आप याद रखिएगा, है ना। अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा, अपने मेमोरी में इसको सेट कीजिएगा। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का ये विंड पावर प्लांट है ना। ये क्या है, विंड पावर प्लांट का एक व्यू है। विंड पावर प्लांट का क्या है कि ये व्यू है। यहाँ पर देखिए विंड पावर प्लांट है, ये है आपका गियर बॉक्स। यहाँ पर 7 फेज इंडक्शन जनरेटर है जो आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। ये है कैपेसिटर बैंक, है ना, 7 फेज रेक्टिफायर, बूस्ट कन्वर्टर वगैरह सारा कुछ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रिड वगैरह, इनको आपस में जनरेटर को सिंक्रोनाइज किया गया है, इंडक्शन जनरेटर को। तो जब सिंक्रोनाइज करते हैं उसमें फेज एंगल की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा +-20% होना चाहिए, है ना। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बस आपको दोस्तों इस क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको आता है, आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ना। सेकेंड देखिए, किसी एमीटर में शंट का कार्य क्या होता है। शंट का कार्य क्या होता है, ये आपके सामने एक मैंने ये एक तस्वीर लेकर के आया, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि ये मान लीजिए क्या है, ये एक व्हील है। यूं समझिए कि पानी का एक टोटका है ना। अब पानी यहां से आ रही है, समझिएगा चीजों को। पानी कहां से आ रही है, पानी यहां से एंट्री कर रही है ना। ये पानी यहां से आ रही है। अब पानी को जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो पानी यहां से भी जा सकती है और दूसरा यहां से भी आ सकती है, लेकिन यहां पर टोटका लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये टोटका पूरी तरह से खुला हुआ है तो पानी इधर से भी जाएगी और पानी इधर से भी जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए बहुत कम सकरा रास्ता होने के कारण पानी यहां से कम जाएगी, यहां से पानी ज्यादा जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ये टोटका बंद कर दूं, तो यहां भले ही पतला रास्ता है लेकिन पानी यहीं से जाने की कोशिश करेगी। बस दोस्तों वैसे ही इसके साथ भी होता है कि यहां पर शंट लगा हुआ है। ये क्या है, शंट है। और ये क्या है, आपका एम्पियर मीटर, है ना। एम्पियर मीटर जो है, इसकी सेंसिटिविटी को हमें क्या करना है, इसकी सेंसिटिविटी को हमें बढ़ाना है। तो हमने यहां पर शंट लगा दिया। अब शंट का जो आर, इसमें आर का जो मान होता है ना, बहुत कम होता है। इसमें जो करंट आई है वो बहुत ज्यादा फ्लो होती है। इधर देखिए स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, और स्मॉल करंट फ्लो होने से क्या फायदा होता है कि एमीटर जो है इसकी संवेदनशीलता जो है वो बढ़ जाती है ना। संवेदनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में जो डोमेस्टिक होते हैं यानी कि घरेलू होते हैं, जहां पर अपन लोग रहते हैं, है ना, घरेलू आमतौर पर संचालित होते हैं। सिंपल सी बात है, 230 वोल्ट होते हैं, 415 वोल्ट भी होता है, लेकिन जनरली देखिए 230 वोल्ट ही हम प्रयोग में लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का सामना करिए। क्वेश्चन नंबर है 24 कि 2 वोल्ट और 4 एम्पियर आवर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा। देखिए
ये एक बैटरी है ना, प्लस माइनस ये बैटरी है, 4 बैटरी नहीं, आप कितना भी बैटरी ले लीजिए, 4 नहीं, आप चाहे तो कितना भी बैटरी ले लीजिए, इसको आपस में क्या करना है, इस प्रकार से पैरेलल में कनेक्ट कर देना है ना। और यहाँ पर आपको टोटल वोल्टेज पूछा गया है कि टोटल वोल्टेज कितना होगा। ये क्या है, सोर्स है ना, टोटल वोल्टेज कितना होगा, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो वोल्टेज का मान कैसे बढ़ता है, जब बैटरी को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, जब बैटरी को हम सीरीज में जोड़ते हैं, है ना, जब बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उस समय क्या होता है, जो वोल्टेज होती है ना वो क्या होती है, बढ़ती है। और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो घट जाती है ना। यानी कि जब ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज देखिए यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज का मान कितना है, वोल्टेज का मान 2 वोल्ट है, तो हर पॉइंट पर कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा। आंसर किधर जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे आप, है ना। अब एक नहीं, यहाँ पर 1000 बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सर्किट को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट है। 45 देखिएगा कि कोई बैटरी है, ठीक है, क्या है, कोई एक बैटरी है 200 वोल्ट के प्रतिरोध से संयोजित है ना। एक बैटरी है 200 ओम के। अब देखिए यहां पर प्रतिरोध है 20 ओम का, है ना, कितने का है, 20 ओम का है, और बैटरी कितना है, यहां पर इस प्रकार से कनेक्ट है। ये सर्किट डायग्राम आपका हो गया कंप्लीट, प्लस माइनस। यदि 0.75 एम्पीयर की धारा पैदा करनी है, यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर 0.75 एम्पीयर की करंट यहाँ पर फ्लो हो, तो बैटरी में विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए, इसमें वोल्टेज का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो V बराबर ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू R, है ना। तो V I कितना है, 0.75 गुणे R है 20 ओम, पॉइंट कटेगा तो नीचे 100 आ जाएगी, 20 पंचे 100, 15 पचे 75, कितना हो गया, 15 वोल्ट, कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो यहां पर V का मान कितना हो गया, 15 वोल्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं एग्जाम में, है ना, बस आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, आपका लेवल हाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, और चुटकियों में इसका आंसर आप कर सकते हैं अगर आपका दमदार प्रैक्टिस है। देखना मेरे भाई, देखिए ये जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं ना, इस तैयारी में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको इतना संघर्ष करना है, इतना संघर्ष करना है कि आपको सब कुछ भूल जाना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपने खाना खाया या नहीं खाना खाया, है ना, आपने आज स्टेटस लगाया या किसी का स्टेटस देखा या नहीं देखा, है ना। ये सारी चीजें भूल जाइए, बस 2-4 महीने 6 महीने आप रगड़म रगड़ा करिए। इसके बाद देखिए इस रगड़म रगड़ा करने का जो फायदा आपको मिलेगा, जो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो एक अलग ही लेवल का रिजल्ट रहने वाला है ना। अगला है असंतृप्त डीसी, यानी कि अभी सेचुरेट नहीं हुआ है कौन सा डीसी मशीन, तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन का जो रिजल्ट है ना वो किस प्रकार का आएगा। एक तो होता है सेचुरेट हो जाने के बाद, है ना, एस ए रिजल्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड डीसी मशीन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। किस प्रकार का इफेक्ट होगा, देखिए एक जनरेटर होता है, सुनिएगा मेरी बातों को, एक जनरेटर होता है ना, जिसको हम डीजल इंजन जनरेटर कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, अपने हाथों से उसको चालू करते हैं। हमने उसको चालू कर दिया, जनरेटर हमारा बिंदास चालू हो गया, हमने उस पर लोड कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब लोड ऐसा एक फैक्ट है, लोड एक ऐसा राशि है जो क्या करता है कि फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। जब तक लोड कांस्टेंट था तब तक नो प्रॉब्लम, नो झंझट, नो किचकिच। जैसे ही लोड में परिवर्तन आया वैसे ही क्या होता है कि ये इसका एन पोल है ना, सुनिएगा, ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि प्रारंभ में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होते थे ना, ये इस प्रकार से फ्लो करते थे, यानी कि एन से पैदा होते थे और एस की तरफ ये जा करके अपना दम तोड़ देते थे, फिर अंदर ही अंदर एस की तरफ से आते थे और एन की तरफ अपना दम तोड़ देते थे। इसी प्रकार से इनका प्रचालन हो रहा था। लेकिन हुआ कि जो लोड है ना, इसमें क्या था कि जो लोड है, लोड में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, है ना, लोड में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होते ही इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा था अब वो यू नागिन डांस करते हुए जा रही है। यू देखिए इस प्रकार से वो अब
फ्लोटिंग दिशा में जा रही है ना। इससे क्या हो रहा है कि इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है, देखिए ये सब क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ये आर्मेचर वाइंडिंग अब क्या कर रहे हैं, फ्लक्स के कांटेक्ट से बाहर हो गए। अब फ्लक्स के कांटेक्ट से बाहर हो गए तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। और हम जनरेटर को लाए किस लिए है भाई, हम पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट करना चाहते हैं, है ना। ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ये तो इसका प्रभाव हो गया, ये इसका नुकसान हो गया। बट ये जो फ्लक्चुएट करते हुए जा रही है यहाँ पर फ्लक्स, इससे होता क्या है कि यहाँ पर जो जीएनए, ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है एमएनए और ये है जीएनए, है ना। जो जीएनए होता है वो तो ठीक ठाक होता है, लेकिन एमएनए खिसक करके यहाँ पर देखिए थीटा डिग्री एंगल पर चली जाती है। और ये क्या कराती है भाई साहब, स्पार्किंग। क्यों स्पार्किंग कराती है, क्योंकि जो करंट है ना, जो पावर है, जो वोल्टेज है, करंट हो या फिर वोल्टेज हो, ये इस एमएनए पर भी है। और करंट को आउटपुट, हम करंट का आउटपुट कैसे लेते हैं, ब्रश के थ्रू। आप देख पा रहे होंगे कि ब्रश तो यहाँ पर है, तो ये करंट यहाँ से बाईपास होकर के यहाँ आने की कोशिश करती है और वो स्पार्किंग कराती है। सारा गेम यहीं पर है। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहते हैं, है ना। तो क्यों दोस्तों आ गया ना, बस इस प्रकार से देखिए आप समझिएगा चीजों को कि आपके दिल में समाना चाहिए, आपके दिल में देखिए पूरा चीज याद होना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए, है ना। दिमाग का क्या भरोसा कब दिमाग से डिलीट हो जाए, लेकिन दिल की चीजें अगर दोस्तों शिद्दत से प्यार हो गया ना किसी से एक बार, तो अक्खा लाइफ टाइम वो चीज नहीं भूलती है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। तो दिल में स्टोर करके रखिएगा, दिमाग कभी भी आपको धोखा दे सकती है ना। नेक्स्ट है 47 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट में आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट हो रही है। मान लीजिए स्किल टेस्ट तो होता नहीं है, इंटरव्यू हो रही है। अब इंटरव्यू में पूछ दिया कि आपको मैं एक ट्रांसफार्मर हैंड ओवर करता हूं 1 महीने तक आपको इसकी देखभाल करना है। तो आप डेली के रूप में कौन सा मेंटेनेंस करेंगे, ऐसा मेंटेनेंस कौन सा है ना, रेगुलर करना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर में जंग लगने की नहीं, आप ये नहीं देखेंगे यार ट्रांसफार्मर में रोज का रोज जंग नहीं लगता, ट्रांसफार्मर की विद्युत धारा की नहीं, ट्रांसफार्मर में कंडक्शन की इसकी भी नहीं, ट्रांसफार्मर में कंडक्शन की भी नहीं। इसके लिए बहुत सारे मीटर लगे होते हैं, कितना करंट जा रही है, कितना लोड लगी हुई है, इस पे कितना वोल्टेज है, कितना पावर है, सब कुछ वो ऑटोमेटिक बताता रहता है ना। उसकी रीडिंग आपको लेनी होती है। ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की, यानी कि ये ट्रांसफार्मर है, इसका ये क्या है, इंसुलेटर वाला पार्ट है ना, आर वाई बी, ये आर फेस है, ये वाई फेस है, ये बी फेस है, ये क्या है, इंसुलेटर है। और इन इंसुलेटर को और आपस में यहाँ पर एक अर्थिंग है, इस अर्थिंग ये आपको क्या करना है, एक मैगर लेना है, मैगर में 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट को आपको कहाँ लगाना है, अर्थिंग में, और दूसरा को इंसुलेटर में। फिर इस इंसुलेटर की रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। इस इंसुलेटर का क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, कि इसमें इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है ना। तो ये आपको डेली बेस पर नियमित रूप से आपको क्या करना होगा, इसको नियमित रूप से आपको चेक करना होगा, है ना। चलिए एक और जानदार, शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूं समझिए कि इस प्रकार से अपन लोग समझने वाले हैं ना कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये चीज। सुनिए, यूपीएस जो है अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल पल्स यूनाइटेड पावर अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई। इसकी जो है ना वर्किंग प्रिंसिपल को समझिएगा, बहुत चाव से समझिए। यहाँ पर देखिए सिंगल फेज या फिर 3 फेज एसी इनपुट है, यानी कि सिंगल फेज होगा तो 230 वोल्ट, या फिर 3 फेज होगा तो 415 वोल्ट। एसी यहाँ पर क्या है, ये सप्लाई है, एसी सप्लाई है ना। समझिए हमने क्या किया कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका क्या है, क्रिटिकल लोड है। यूँ समझिए कि यहाँ पर आपका एक क्या है, कंप्यूटर, ये क्या है आपका, ये क्या है, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को हमें क्या करना है, सप्लाई देना है। किस किस कंडीशन में, यानी कि कंप्यूटर हमारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिंगल फेज या 3 फेज की सप्लाई देते हैं, जिस प्रकार से आपका लोड को सप्लाई चाहिए। हमने यहाँ पर सप्लाई लाया है ना, यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, प्लस चार्जर लगा हुआ है ना। उससे पहले हमने एक बाईपास निकाला, एक बाईपास वायर निकाला, यहाँ पर ले गया। ये क्या है, एक स्टैटिक स्विच है, ये क्या है, स्टैटिक स्विच है ना, नॉर्मली ऑन ऑफ होती है। तो
तो यहां से हमने इसको ऑन ऑफ किया और डायरेक्ट हमने लोड को सप्लाई दे दिया। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेन सप्लाई कट गई, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो सप्लाई आ रहे सिंगल फेज या फिर 3 फेज वो कट हो गई, अब हम क्या चाहते हैं कि सप्लाई मेन कट हो जाने के बाद भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि यहां से देखिए जो रेक्टिफायर को सप्लाई हमने दिया था, रेक्टिफायर इसको क्या करेगा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये डीसी आउटपुट, यहां पर आउटपुट क्या निकलेगी, डीसी, और ये डीसी डायरेक्ट कहां चली जाएगी, बैटरी बैंक में, है ना। ये क्या है, बैटरी है। ये देखिए कई सारे बैटरी आपस में कनेक्ट है सीरीज में, है ना, ये आपस में क्या है, सीरीज में, इसको ग्राउंड भी किया गया है। तो बैटरी में डीसी स्टोर होता है। अब ये डीसी क्या करेगा, ये इन्वर्टर जो है ना ये ऑटोमेटिक है। ये कैसा है, ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक है, यानी कि स्वचालित है। अपने आप जैसे ही मेन सप्लाई कट हो गई, ये अपने आप ऑन ऑफ होती है, अपने आप चालू हो जाएगी। जब ये चालू हुई तो इसको इनपुट कहां से मिल रहा है, इसको देखिए इनपुट कहां से मिल रहा है, इस बैटरी से मिल रही है। और ये इसको क्या करेगा, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब एसी को हमने यहां पर एक स्विच के माध्यम से ऑन कर दिया और लोड तक ये सप्लाई हमारी पहुंच गई। देखिए बात समझ में आई क्या, बहुत ही आसान इसका पूरा डायग्राम का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। इतना डिटेल से समझाने वाला देखिए आपको बहुत कम टीचर मिलेंगे, इसलिए शिद्दत से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेड एसिड बैटरी की वोल्ट क्षमता आवर और के बीच परिवर्तित होती रहती है, यानी कि 70 से 80%, है ना। इस पे आपको क्या करना है, टाइम नहीं लगाना है, 70 से 80% वाला ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि इन्वर्टर सर्किट का सामान्यतः प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो इन्वर्टर क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया कि डीसी को एसी में करता है ना, और इस एसी में डीसी को कौन कन्वर्ट करता है, कन्वर्टर। ये आपने देखा होगा, ये इन्वर्टर है। यहां पर देखिए यहां से इसको इनपुट मिल रही है, कहां से, यहां से, और यहां पर क्या है, डीसी है। ये क्या है, इसको इनपुट मिल रही है। तो इनपुट क्या है, डीसी। तो इन्वर्टर क्या किया, डीसी को एसी में इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। नेक्स्ट, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ और बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन डीसी मोटर इन बेस्ड ऑन, है ना, ये किस पर बेस्ड होता है। देखिए हम जनरेटर हो या मोटर हो, हम क्या करते हैं, हम ईएमएफ जनरेट करते हैं ना, ई बराबर डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को, भाई कोई भी कार्य होने में समय लगेगा तो वो परिवर्तन होने में समय, तो इससे क्या होता है, हमें आउटपुट में क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है ना। लेकिन लेंज का नियम जो है ये क्या कहता है कि भाई जो जिसके कारण पैदा हुआ है ना वो उसी का विरोध करेगा, वो उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। और ये जो है ना यही क्या करता है, यही माइनस का जो चिन्ह है ना यही लेंज को बताता है। ये किसको बताता है, लेंज के नियम को बताता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंज का नियम। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई बैक ईएमएफ है ना जो है ना, इसको हम ज्ञात किस नियम के द्वारा कर सकते हैं। तो फैराडे का राइट हैंड जो रूल होता है उसी के द्वारा, ठीक है। चलिए वीडियो को दोस्तों बिल्कुल शेयर करिएगा आप, है ना, बिल्कुल शेयर करिएगा। अब रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। अभी देखिए मैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो बैक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसको पूरा कोशिश करूंगा सॉल्यूशन उसका देने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा बल का एक मात्रक कहलाता है, वो है देखिए न्यूटन। ओम किसका है कमेंट करिएगा, जूल किसका है कमेंट करिएगा, वोल्ट किसका है कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी वैद्युतिक अपघटनी प्रक्रिया में अपेक्षित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक है। देखिए m बराबर क्या होता है, m समानुपाती होता है IT। जब समानुपाती यहाँ से हटा, बराबर का चिन्ह आया तो यहाँ पर z क्या आ गया, नियतांक, और IT। z क्या है, z है एक प्रकार का नियतांक, और IT के जगह पे और आप क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। इसके जगह पर और क्या लिख सकते हैं, Q। अगर मैं ये कहूँ कि m बराबर ZQ तो ये भी देखिए ये भी सही बात होगी। z बराबर m बराबर ZQ, है ना, m बराबर ZIT, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 54, और ये 54 वाला क्वेश्चन जो है ना, देखिए एक
मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, बोला सर, वो उन्होंने बोला कि सर हमें ऐसा तैयारी करवाइए, हमें इस प्रकार से फील कराइए कि हम जैसे कि हम चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप से पढ़ रहे हैं। तो ये सच बात है यार, प्रैक्टिकली 5% आपका जब एग्जाम होता है उसमें से 5% क्वेश्चन प्रैक्टिकली रूप से बने होते हैं, बिल्कुल जेन्युइन बने होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, इसलिए इस दृश्य को, इस फोटो को मैं लेकर के आया। ये क्या है? ये है आपका MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट को ब्रेक करेगा, और मोटर प्रोटेक्शन से क्या है? मोटर की सुरक्षा होगी। तो किस किस प्रकार से सुरक्षा होगी? सबसे पहले ये मोटर को शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेगी। किससे? शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेगी। इसके बाद ये मोटर को ओवरलोडिंग से भी सुरक्षा देती है। किससे? ओवरलोडिंग से भी सुरक्षा देगी। इसके बाद ये देगी आपका फेज फेल्योर, है ना। अगर मान लीजिए कि फेज फेल्योर हो जाता है, एक फेज फेल्योर हो जाता है ना, उस समय भी ये मोटर को सुरक्षा देता है। मोटर नहीं, ये होगा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम ही यही होता है। अब देखिए, इसमें एक ऑन का बटन है, यहाँ से स्टार्ट और ऑन एक ही बटन से हो रही है, इसमें स्टॉप वाली ये बटन है ना। ये कितने की है? ये टोटल 3 पोल की है, याद रखिएगा। इसमें टाइमर भी है, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि माइक्रो सेकेंड में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, ये देखिए, ये तो 2 बटन हो गए, स्टार्ट और ऑन इसी से होगा और स्टॉप इससे हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? एक टाइमर है। वो टाइमर क्या करता है? जैसा आप टाइम वहां पर सेट करेंगे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में ये क्या करता है? मोटर को ट्रिप करा देती है ना। देखिए, अगला है आपका कि 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध के रास्ते प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होता है? I² RT। तो H बराबर I कितना है? 10 एम्पियर, है ना। तो I² कितना होगा? 10/100 गुणे R है 10, टाइम हम 1 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया? H बराबर 1000 वाट। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट है आपके लिए, देखिए, निम्नलिखित में से वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसके पूरे सिस्टम को समझते हैं। ये है वार्ड लियोनार्ड का पूरा सिस्टम, समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि इसमें जो डीसी मशीन होती है ना, जो डीसी आपकी मोटर होती है, इस डीसी मोटर में, डीसी मोटर कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है सीरीज, है ना, और दूसरा क्या होता है? शंट, और जो तीसरा होता है ये होता है कंपाउंड। ये तीनों प्रकार के मोटर की इसमें क्या की जाती है? स्पीड कंट्रोलिंग, है ना। स्पीड इसमें क्या की जाती है? कंट्रोलिंग की जाती है। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है, इसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन इसमें एक खूबी है कि भाई ये सीरीज मोटर का भी स्पीड कंट्रोल कर सकती है, शंट का भी कर सकती है और कंपाउंड का भी कर सकती है। इसमें जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं 3 मोटर की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है? ये मोटर है 3 फेज का इंडक्शन मोटर। ये क्या है? ये एक जनरेटर है, और यहाँ पर उस मोटर को, उस मशीन को रखते हैं जिस मोटर का हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है। चाहे तो सीरीज को रख दीजिए, चाहे शंट को रखिए, चाहे यहां पर कंपाउंड को रखिए, है ना। ये क्या है? ये आपका चेंज ओवर स्विच। ये क्या है? चेंज ओवर स्विच। यही चेंज ओवर स्विच का इसमें सबसे बड़ा गेम होता है। चेंज ओवर स्विच के द्वारा हम स्पीड को कम करते हैं, और स्पीड जैसे ही कम होता है वोल्टेज कम होता है, और वोल्टेज कम होता है। और यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्टेज नियंत्रण विधि है या फिर फील्ड कंट्रोल विधि है। तो ये वोल्टेज नियंत्रण विधि है। जैसे स्पीड कम करेंगे तो स्पीड पर ही डिपेंड करती है इसका वोल्टेज। जब किसी चालकी विलयन में विद्युत करंट प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या दर्शाता है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टिविटी सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज, है ना। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? देखिए, ये क्या है? ये तो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन यहां पर हो रही है। ये क्या है? बैटरी है ना। ये क्या है? ये है आपका बैटरी है, और यहां पर इलेक्ट्रोड है। ये क्या है?
यह है आपका इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये है आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि ब्रॉस का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सल्फेट आयंस है, यहाँ पर कॉपर आयंस है। इसके बीच में क्या भरा हुआ है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट में जब हम दो अलग अलग छड़ को डुबोते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस आयंस की मदद, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, आयंस है। आयंस की वजह से इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये रासायनिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल लोचा है ना। बैटरी संतुलन परिपथ यानी कि बैटरी बैलेंसिंग सर्किट में वृद्धि करता है। क्या करता है, बैटरी के जीवन काल, है ना। बैटरी जो है ये जब संतुलित होता है, संतुलित लोड में कनेक्ट होता है, संतुलित करंट चलती है, संतुलित वोल्टेज होता है, यानी कि सब कुछ ओके रिपोर्ट होता है, तो बैटरी का जीवन काल तो बढ़ेगा ना यार। अगर आप बीमार कभी नहीं होंगे, आप बिल्कुल हेल्थी रहेंगे, है ना, तो आपका लाइफ टाइम तो वैसे ही बढ़ना है ना। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि ISI, ये बहुत पुराना नाम है, अब क्या हो चुका है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए प्रयुक्त तार का कलर कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए हरा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें शक वाली बात जो है नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है ना। ये कटआउट नियम 44। अब आपके सामने देखिए ये PDF जो खुला हुआ है आपके सामने, ये पूरा एक PDF है, इसमें हर एक नियम दिया गया है। इस नियम को आप पढ़िएगा, है ना। इसको टेलीग्राम पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा, वहां से चाहे तो आप हर एक नियम को पढ़ लीजिएगा, कौन सा नियम किसके लिए बना है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब समाप्त हो गया हमारा आज का क्लास। हम हर क्लास में 20 क्वेश्चनों का ही टारगेट करते हैं, है ना। अब हमारा भले ही 20 क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये देखिए 40-50 क्वेश्चन से कम नहीं है, और हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, है ना। बिल्कुल दोस्तों, आपसे मुझे बेहद ही प्यार है। जब आप किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। यूँ समझिए कि बिल्कुल दिल को छू जाता है। और फिर से मैं वही शायरी कहना चाहूँगा आपके लिए कि कितना प्यारा है चेहरा तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा, है ना। अरे लोग तो कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, पर मैं कहता हूं चांद खुद टुकड़ा है तुम्हारा। इसी लफ्जों के साथ इस क्लास को द एंड करते हैं। कल सुबह 9 बजे फिर से आना मत भूलिएगा।